कांग्रेस पे बहुत सारे इल्जामात भी लगे कि 70 साल राज किया और कश्मीर में पहले झंडा देखने को नहीं मिलता था, अब कश्मीर में भी झंडा देखने को मिलता है। काफी इल्जामात लगाए गए, काफी करप्शन का। तो इनसे कभी पूछिएगा तो क्या आप मानते हैं कि कश्मीर 2014 के बाद ही भारत का अभिन्न अंग बना है, या ये मानते हैं कि 1947 से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था? मैम ये तो कहते हैं जो किया वो हमने ही किया। इनके कहने दुनिया जानती है। नम्रता शर्मा जैसे तमाम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि 1947 के बाद हम भारत का अभिन्न अंग थे, हम अभिन्न अंग हैं और हम अभिन्न अंग रहेंगे। ये इनका बस चले तो ये कहें 2014 के बाद ही आजादी आई है, ये तो कहें ये तमाम जो लोकतंत्र दायरे जिनको आज ये वेपनाइज कर रहे हैं किस द्वारा बनाए गए हैं? कांग्रेस द्वारा बनाई गई ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एक महत्वता थी। आज ईडी को मानो तो आपको लोग कहते हैं ईडी चली गई, वो कहते देख यार मोदी की आर्मी चली गई उसके घर। सही कहते हैं ना, मोदी की ब्रिगेड है वो। आज ईडी ने अपना इदारा खो दिया। मैं ऑफिसर्स को भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो आईटी सीबीआई के हैं, ईडी के हैं, कि आप समाज का हिस्सा हैं। आप जिस तरह से आज किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, आपका समाज को कौन सा मुंह दिखाएंगे जब आप रिटायर होके वापस आएंगे? आपने इसी समाज में रहना है। चाइना की घुसपैठ भारत में तो हम किस तरह देखते हैं, जिस तरह से बातें की जाती है कि सिक्योरिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो किस तरह से घुसपैठ जो है देखने को मिलता है? देखो शाहनवाज, एक तरफ वो लोग हैं जो आज आप देख रहे हो आर्मी सीआरपीएफ पूरे आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया किसानों के खिलाफ, शंभू बॉर्डर पे किस तरह से लगा दिया गया। वही दमखम आपने अपने लोगों के खिलाफ लगाया है देश के अंदर, वही दमखम आपने चाइना के खिलाफ लगाया होता जो अंदर घुस गया 25,000 स्क्वायर फीट, जहां पे वो हमारे चरवाहे कह रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर पेस्चर लैंड के अंदर वो घुस गया है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम एमपी जो खुद भाजपा से है वाबस्ता, वो कहता है कि चाइना ने हमारे अंदर अधिकरण कर लिया है। सत्यपाल मलिक जी ने कितने आरोप लगाए इन पे जो इन्हीं द्वारा भेजे हुए गवर्नर थे। तो आज जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर काम कर रही है, जिस तरह से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इनका तख्ता पलट होगा। अन्याय के खिलाफ जो हमारी जंग है वो हम लड़ रहे हैं और यही हमारा काम है कि लोगों तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं और हर उस मजलूम के साथ खड़े रहें। नेशन स्ट्रेंज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जिस तरह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो है इलेक्शन हो सकते हैं, जल्द से जल्द हो जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी का क्या रहेगा स्टैंड और किस तरह से जो है इस बारी कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन में उतरने वाली है? शाहनवाज, कौन से चुनावों की बात कर रहे हो? वो जिसके लिए फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सितंबर से पहले होने चाहिए, या संसदीय चुनाव की बात कर रहे हो? जो मैम सितंबर से पहले होने चाहिए विधायक दल के, उस पे भी अभी अगर तो वो तो मजबूरी हो जाएगी इनकी कि सितंबर से पहले कराना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार है और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हर वो आज मजलूम जो आखिरी पैदाइन पे खड़ा है वो तक तैयार है कि आने वाले समय में भाजपा को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार है। और आज जो समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से आप देखिए, जिस तरह से आज परिस्थितियां हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही है जो इस देश को स्थायी रूप से चला सकती है किसी भी मामले में। मैम लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि पहले हमें हमारे अधिकार दे दीजिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि सरकार बनानी है या नहीं बनानी। मुझे आपका सवाल समझ मैम जो प्रोमिसेस किए गए थे जो अभी प्रेजेंट में सरकार है इसके द्वारा, देखिए मोदी साहब ने ना आज बोला कि मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, जो व्हाइट पेपर जारी किया, जो व्हाइट पेपर ना होके मुझे लगता है एक मजाक जनता के साथ किया गया। जब भी कोई सरकार अपना आखिरी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस करती है वो बताती है कि मेरा आगे रोड मैप क्या रहेगा, अगर हम चुने जाते हैं तो हम आगे वाले समय में क्या करेंगे। लेकिन मोदी जी का आप सब जानते हैं कि वो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जबकि वही मनमोहन सिंह जी जिनको ये कहा करते थे कि वो चुप्पी बाबा है और चुप रहते हैं, उन्होंने आखिरी दिन पे भी 62 सवालों के जवाब दिए थे और 100 से अधिक वहां पे आपके जर्नलिस्ट मौजूद थे जो नेशनल चैनल के, और अनस्क्रिप्टेड आंसर्स दिए थे उन प्रश्नों के। अब बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी। मुझे लगता है उनकी गारंटी नहीं, उनके जुमले जिसको आज दुनिया देख रही है, 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ रोजगार का जुमला, महिला पे अत्याचार का जुमला, महंगाई का जुमला,
तमाम जुमले जो थे आज जनता तैयार है उनको जवाब देने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देगी। समय आ चुका है कि आज भाजपा को तैयारी करनी चाहिए कि अपना बिस्तर किस तरह से गुम करना है। और मोदी जी तो वैसे ही कहते हैं कि मेरा क्या, मैं तो पोथी उठाऊंगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो 10 लाख का सूट पहनता है, 1 लाख का पेन पहनता है, उसका अब थैला झोला जो है वो कितने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड से भरा है। 10,000 करोड़ का जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा उद्योगपतियों से लिया है उनके अनुसार नीति निर्माण करने के लिए, वो कितना बड़ा होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जाने का समय तो भाजपा का आ गया है। जी। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि जनता इश्यूज रेज करती है, लेकिन जनता ये भी कहती है कि जो ओपोजिशन है वो बात नहीं करती, क्या कहना चाहेंगे? हम कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे सड़क पे आई, चाहे वो टोल प्लाजा का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाइना ने हमारे अंदर किस तरह से आज सेंध लगाई है उसका मुद्दा हो। किस मुद्दे पे कांग्रेस ने आगे आके मुखर होके प्रोटेस्ट नहीं किया? कांग्रेस हमेशा से लोगों की बात करती आई है और आगे करती रहेगी। डेली वेजर्स के साथ कौन खड़ा रहा? कांग्रेस खड़ी रही। आज मुझे लगता है तमाम जो मुद्दे हैं और जो अन्याय के खिलाफ आज राहुल जी अपनी यात्रा चला रहे हैं, न्याय यात्रा, वो तो उन्हीं मजलूमों की आवाज है जो दबी कुचली रह गई। और 4 स्तंभ है हमारी उस यात्रा के, एक युवा, महिला, जो ऐसी जो सामाजिक अन्याय और हर वर्ग को उसका हक मिले, इसके लिए जो अन्याय के खिलाफ जो न्याय यात्रा चल रही है वो है। और हमारी ये कोशिश है कि हम हर वो आवाज उठाएं जिसको मौका नहीं मिलता, जिसको सुना नहीं जा रहा। मैम, जिस तरह से आपने भी बीच में जिक्र किया कि चाइना की घुसपैठ भारत में, तो मैम किस तरह देखते हैं? जिस तरह से बातें की जाती है कि सिक्योरिटी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो किस तरह से घुसपैठ जो है देखने को मिलता है? देखो शाहनवाज, एक तरफ वो लोग हैं जो आज आप देख रहे हो आर्मी, सीआरपीएफ, पूरे आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया किसानों के खिलाफ, शंभू बॉर्डर पे किस तरह से लगा दिया गया। वही दमखम आपने अपने लोगों के खिलाफ लगाया है देश के अंदर। वही दमखम आपने चाइना के खिलाफ लगाया होता जो अंदर घुस गया 25,000 स्क्वायर फीट, जहां पे वो हमारे चरवाहे कह रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर पेस्चर लैंड के अंदर वो घुस गया है। अरुणाचल प्रदेश का सीएम, एमपी जो खुद भाजपा से है वाबस्ता, वो कहता है कि चाइना ने हमारे अंदर अधिकरण कर लिया है। सत्यपाल मलिक जी ने कितने आरोप लगाए इन पे जो इन्हीं द्वारा भेजे हुए गवर्नर थे। तो आज जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर काम कर रही है, जिस तरह से मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इनका तख्ता पलट होगा। अन्याय के खिलाफ जो हमारी जंग है वो हम लड़ रहे हैं और यही हमारा काम है कि लोगों तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं और हर उस मजलूम के साथ खड़े रहें जिसकी आवाज सुनने को ये सरकार तैयार नहीं कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि लूप होल कहीं ना कहीं रह ही जाता है जिस वजह से इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं? ये लिकुना नहीं कह सकते हो, इसको तो आप कह सकते हो कि आपने इंटेंशनल किया है। देखिए आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं सामने, जिसपे 13 मार्च को एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप बताइए कि कितने उद्योगपतियों ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, और जिसमें से 80% जो पैसा है वो भाजपा को दिया गया है। उसमें साफ पता चलता है कि 16,500 करोड़ रुपया जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में विभिन्न पार्टियों को दिया गया, उसमें से जब 80% पैसा भाजपा के पास गया, वो क्यों लिया भाजपा ने? वो लिया और वो हिडन रखा गया। उसको क्यों इतना आपने उसको क्यों सार्वजनिक नहीं किया? इसीलिए क्योंकि आपने अडानी जैसे लोगों को पूरी सिक्योरिटी थमा दी। और ये देखने का मुद्दा रहेगा कहीं आपने नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया, क्योंकि आर्मी के तमाम ठेके आपने अडानी को दे दिए। आपने पोर्ट बेच दिया, खेल बेच दिया, रेल बेच दिया। आप कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उनका मतलब पता क्या था शाहनवाज? मुझे लाओ, मैं बेचूंगा, लाओ मुझे, मैं बेचूंगा, मैं सेल परचेज करूंगा। तो आज जो देश की परिस्थितियां हैं बहुत गंभीर हैं। समझने की जरूरत है कि कुछ उद्योगपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है। ये सब जो किया जा रहा है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए किया जा रहा है ना? आप इकोनॉमिक ग्रोथ किसको मानते हो शाहनवाज? अब एक जर्नलिस्ट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब दावे किए जाते हैं ना उनके द्वारा। दावे देखो, आज वही समझने की जरूरत है। उसी के लिए हमें आज जो एक गरीब है वो और गरीब होता गया, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, उसके खर्चे बढ़ गए, उस पे आपने टैक्सेस की भरमार कर दी। और जो अमीर है उसको आपने इतना लोन उसका माफ कर दिया। कितने हजार करोड़ों का लोन माफ कर दिया गया। कई जगह देखा गया लोन माफ किए गए। किनका? उद्योगपतियों का, अडानी का, अंबानी का, जी के मालिक का। लेकिन मेरा गरीब जो किसान है वो आज एमएसपी मांगता है। एमएसपी होती क्या है?
एमएसपी वो प्राइस है जिसको सरकार तय करती है और बहुत कम सरकार अनाज खरीदती है, उसको एमएसपी हर एक को तो देनी नहीं है। एमएसपी का मतलब ये है कि मुझसे वो उद्योगपति अपने चाहे दाम पे मेरा जो फसल है वो ना खरीदे, उसको कम से कम किसान को नुकसान ना हो। अगर 100 रुपए किलो हम चावल बेच रहे हैं तो कम से कम जो उगाने वाला है उसको प्रॉपर उसका दाम मिल सके। तो इसको तय करने में सरकार को आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि वो चाहते हैं कि उद्योगपति आज जिस तरह से अडानी ने तमाम खदान खरीद लिए हैं, वो किस तरह से अमीर हो, वो किसान से किस तरह से सारा अनाज खरीद ले सस्ते भाव में और महंगे भाव में बेच सके, उसको और कैसे अमीर किया जाए। वरना जो आज 600वें रैंक पे था पूरे विश्व के अंदर, आज वो दूसरे रैंक पे ना आता। आज समझने की बात यह है कि मेरा गरीब भाई जिसकी आमदनी पिछले साल भी 10,000 थी 10 वर्ष पहले, वो आज भी 10,000 है उसकी, लेकिन आपने उसका खर्चा बढ़ा दिया जी। आपने जो 60 रुपए किलो तेल था खाने का उसको आपने 110 कर दिया, 450 के सिलेंडर को 1100 कर दिया, पेट्रोल के दाम आपने 60 से उठा के 110 कर दिए, टैक्सेस लगाए गए, टैक्सेस लगा दिए। लेकिन पढ़ाई पे, पेंसिल पे, रबड़ पे, दही पे, दूध पे टैक्स लगा दिया, मरने की लकड़ी पे टैक्स लगा दिया, लेकिन आपने उसकी आमदनी नहीं बढ़ाई। लेकिन आपने उस अमीर उद्योगपति की, तो क्या जीडीपी सिर्फ अमीर तय करते हैं? ये जो जीडीपी बताते हैं ना, एक तो गलत आंकड़ों के साथ फेरबदल, ये पहली बार हुआ है भारत के अंदर कि आंकड़ों के साथ फेरबदल किया गया, नीति आयोग के मानकों को बदला गया ताकि वो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स को बढ़ावा दे सके। तो इस तरह की तमाम चीजें इस भाजपा सरकार ने की हैं जो निंदनीय है और बहुत घातक है देश के लिए। देखिए, मैं घातक जब शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो आज परिस्थितियां हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के साथ आज भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह से आज यहाँ पे बाहर से आए लोग यहाँ पे रोज एक फरमान जारी कर देते हैं, कभी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी सेल टैक्स, कभी प्राण टैक्स, कभी तमाम तरह की चीजें जो जम्मू कश्मीर, और 40% जो हमारी यहाँ बेरोजगारी दर बढ़ गई। आज मैं कहती हूँ जो जम्मू कश्मीर का हाल है, जिस तरह से हमारी जमीनों को आज बाहर के लोगों के हवाले कर दिया, हमारी नौकरियों को बाहर, अगर यही कल हाल कहीं और होता है तो देश को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का बच्चा खुश नहीं है 370 से। आप खुश हैं तो उससे क्या है, खुशहाल तो उस राज्य के लोगों को होना चाहिए। तो आज यही बात हम समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं। और आज हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जब जनसंपर्क हमारा कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत, लोग समझते हैं कि आज भाई को भाई से लड़ाया भाजपा ने, किस तरह से वो कभी फौज के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे वोट मांगती है। आज लोग ये चीज समझते हैं और जो बुद्धि और विवेक से काम करते हैं, जो खाली किसी के उपासक बन के नहीं रह गए, मुझे लगता है उन लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने साथ साथ वो आस पड़ोसियों को भी समझाएं कि भाजपा इस देश के लिए कितनी घातक है। अगर वो आ गई, हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो नॉर्थ कोरिया में भी है, वहां भी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है, लेकिन अगर वो ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ अपना नामांकन भरता है तो उसे कल को मार दिया जाता है। पुतिन के खिलाफ भी वहां भी डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक रशिया में, लेकिन अगर पुतिन के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा किया जाता है तो वो कल नजर ही नहीं आता, कहाँ गया, ऐसे गायब हो जाता है। तो ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चाहिए भारत को। भारत ने ये लोकतंत्र 200 वर्ष अंग्रेजों के रूल के बाद हासिल किया है, और जिस नेहरू जी को ये गालियां देते नहीं थकते, वो एक ऐसी महान शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने 200 वर्ष अंग्रेजों के राज के बाद जब ये देश संभाला तो रोए नहीं। उन्होंने देश को IIM, IIT, BHEL, स्टील प्लांट्स, एम्स और तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशंस दिए, भाखड़ा नंगल डैम, तमाम ऐसी चीजें दी, और भाखड़ा नंगल पे अपना नाम नहीं किया, उस पे उन्होंने कहा ये लोगों को समर्पित है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो सोच सकते थे, जो बुद्धि विवेक के मालिक थे, जिन्हें हम कहते हैं कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, उनको गाली देने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी उनके पद चिन्हों पे चलने से। बात बनेगी जब हम समझ पाएंगे कि गांधीयन आइडियोलॉजी है क्या, नेहरूवियन आइडियोलॉजी है क्या, क्या किया है। जिस हमारे राजनेताओं ने तो, मौजूदा जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो गोलियां खाई और अपनी जिंदगी के बलिदान दिए। ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे? इनसे देशभक्ति का प्रमाण चाहिए हमें। कांग्रेस से बड़ा देशभक्त कोई नहीं, कांग्रेस आइडियोलॉजी से बड़ी देशभक्ति कोई नहीं। मुझे लगता है कि देशभक्ति इनको तो अब 70 साल के बाद तो आज इन्होंने तिरंगा लहराया है,
तो ये हमें क्या सिखाएंगे, इनको सीखने की जरूरत मैम कांग्रेस पे बहुत सारे इल्जामात भी लगे कि 70 साल राज किया और कश्मीर में पहले झंडा देखने को नहीं मिलता था, अब कश्मीर में भी झंडा देखने को मिलता है। काफी इल्जामात लगाए गए, काफी करप्शन का। तो इनसे कभी पूछिएगा तो क्या आप मानते हैं कि कश्मीर 2014 के बाद ही भारत का अभिन्न अंग बना है, या ये मानते हैं कि 1947 से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था? मैम ये तो कहते हैं जो किया वो हमने ही किया। इनके कहने दुनिया जानती है। नम्रता शर्मा जैसे तमाम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि 1947 के बाद हम भारत का अभिन्न अंग थे, हम अभिन्न अंग हैं और हम अभिन्न अंग रहेंगे। ये इनका बस चले तो ये कहें 2014 के बाद ही आजादी आई है, ये तो कहें ये तमाम जो लोकतंत्र दायरे जिनको आज ये वेपनाइज कर रहे हैं किस द्वारा बनाए गए हैं? कांग्रेस द्वारा बनाई गई ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एक महत्वता थी। आज ईडी को मानो तो आपको लोग कहते हैं ईडी चली गई, वो कहते हैं देख यार मोदी की आर्मी चली गई उसके घर। सही कहते हैं ना, मोदी की ब्रिगेड है वो। आज ईडी ने अपना इदारा खो दिया। मैं ऑफिसर्स को भी कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जो आईटी सीबीआई के हैं, ईडी के हैं, कि आप समाज का हिस्सा हैं। आप जिस तरह से आज किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, आपका समाज को कौन सा मुंह दिखाएंगे जब आप रिटायर होके वापस आएंगे? आपने इसी समाज में रहना है। आप देखिए आज जो जितने केसेस ईडी कर रही है 95% वो जो केसेस हैं वो केसेस सिर्फ विरोधी पार्टियों के ऊपर हैं और कन्विक्शन रेट उसमें 0.5% भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आप बिना कन्विक्ट किए आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते हैं? लेकिन इन्होंने 2018-2019 में ऐसे कानून में फेरबदल किए कि बिना कन्विक्शन के भी ईडी उन्हें अंदर डाल सकती है। तो इस तरह के फेरबदल, सीजीआई को बाहर रखना इलेक्शन कमीशन से जो किए जाते हैं, इससे उनकी मंशाएं साफ नजर आती है कि उनका मन मैला है और उनकी काम करने की जो क्षमता है वो नहीं है, और उनकी नीतियां जो हैं वो सिर्फ इस तरह से हैं ताकि उद्योगपतियों को कैसे फायदा मिल सके, चाहे उसके लिए उनको नेशनल सिक्योरिटी से ही क्यों कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। आम जनता के लिए मैम क्या मैसेज रहेगा आपका? आपके माध्यम से मैं यही जनता को अपील करना चाहती हूँ कि यही समय है, जब आप ये समय खो देते हैं फिर समय नहीं आता। 5 वर्षों के लिए आप जो संसद चुनने जा रहे हैं, आप देखिए उनका आपके पास 10 साल का उनके पास पिछला बही खाता है। आप देखिए खंगाल के कि वो बेरोजगारी के लिए आपके साथ कब खड़े हुए, कब डेली वेजेस के लिए उनमें से एक भी सांसद सामने आया, कब टोल प्लाजा पे जब हमारे लोगों को अंदर किया गया उन पे डंडे बरसे कब वो सामने आए, आशा वर्कर्स पे जब लाठियां भांजी कब वो आगे आए। तमाम जो चीजें, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, किसी भी टैक्सेस के लिए जब वो टैक्स की भरमार जम्मू की जनता पे लगाई गई, कब भाजपा के सांसद बोले? गवर्नर द्वारा तमाम तरह की नीतियां और कुनीतियां जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू की गई, बिजली कितनी महंगी करके दी गई और आज भी पीने के पानी के लिए हम तरसते हैं। अनशेड्यूल्ड बिजली के कट है, आप बेसिक एमिनिटीज भी जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सके। लेकिन आपने कभी एनक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे लोगों को तंग किया, कभी जात के नाम पे लड़ाया, कभी हमारी प्रिंसली स्टेट को जो महाराजा की स्टेट थी उसके 2 विभाजन करके उसके 2 हिस्से कर दिए, 370 हटा के मेरे बच्चे की रोजगार और आपने उसकी जमीनों पे डाका डाला। इन तमाम चीजों के लिए याद रखिएगा वोट डालने से पहले कि वो सिलेंडर जो मोदी जी कहते थे कि प्रणाम करके जाइएगा, जरूर प्रणाम करके जाइएगा उस सिलेंडर को, क्योंकि वही 450 का सिलेंडर आज 1100 का हो गया है। प्रणाम करके जाइएगा उस दाल को भी जो 60 रुपए की थी आज 160 की है। प्रणाम करके जाइएगा उस खाने के सरसों के तेल को जो 60 का था जो 210 का हो गया। प्रणाम करके जाइएगा अपने बच्चे को जो देख रहा है रोजगार के लिए, उसको रोजगार नहीं है। आज प्रणाम करके जाइएगा, अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो उसको एनपीए कर दिया जाता है, आपके घर आके नोटिस चिपका दिया जाता है, लेकिन उद्योगपति का लोन माफ कर दिया जाता है। आप आज याद रखिएगा और प्रणाम करके जाइएगा तमाम इनकी ऐसी पॉलिसीज को, और फिर जाके वहां हाथ के बटन पे मोहर लगाइएगा ताकि हम एक ऐसी सरकार बना सकें देश के अंदर जो सरकार लोगों के लिए काम कर सके, जो लोगों की उन्नति और विकास के लिए काम कर सके, और कांग्रेस ही है जो देश को सुदृढ़ नेतृत्व दे सकती है और देती आई है। चलिए शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर लीडर नम्रता शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। काफी कई सारे इश्यूज पे हमारे साथ बातचीत हुई। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, देखते रहे नेशन स्टैंड न्यूज।